दोस्तों, हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी शब्द रोज़ सुनते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तकनीकी अंतर क्या है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। और जो अपनी यूपीएससी होती है वो यहीं से सवाल पूछती है और यहीं पर अपने को फंसाती है। जैसे इकोटोन में जैव विविधता आसपास के क्षेत्र से अधिक क्यों होती है, एज इफेक्ट क्या होता है। आज हम पर्यावरण के इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे और अपन इस पिलर को मजबूत करते हैं। चलो अपन शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट, देखो सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट होता क्या है। जो अपने चारों ओर विद्यमान दृश्य और अदृश्य घटक हैं, यानी अपने चारों ओर विद्यमान अपने जो भी चारों जो कुछ भी विद्यमान है, चारों ओर विद्यमान, ये चाहे अपने को दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, ये चाहे दृश्य हो या अदृश्य घटक हो, ये सब इन्वायरमेंट कहलाता है, ये सब पर्यावरण कहलाता है। समझ आए पर्यावरण क्या है। पर्यावरण है कि हमारे चारों ओर विद्यमान दृश्य और अदृश्य वस्तु या घटक, इसको अपन पर्यावरण बोलते हैं। दृश्य और अदृश्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, घटक या तो जैविक हो सकता है, कौन सा हो सकता है, जैविक हो सकता है, या फिर अजैविक हो सकता है जिसमें जीव नहीं है। जैविक घटक कौन कौन से हैं, जैसे या तो पर्यावरण की भाषा में देख रहे हैं, जैविक घटक या तो हुआ उत्पादक हुआ, या फिर उपभोक्ता हुआ, या फिर अपघटक हुआ। इन सबको अपन जैविक घटक बोलते हैं। और जो अजैविक घटक होते हैं वो कौन से, जैसे जो अपने को दिखाई नहीं दे रहे, तापमान हुआ, आर्द्रता हुई, मृदा, ऊर्जा, ये सब अजैविक घटक कहलाते हैं। देखो, अब इनमें जो जैविक घटकों में आपस में जो संबंध है, जैविक घटकों का जैसे संबंध, जैविक घटकों का संबंध अजैविक घटकों से हो चाहे या आपस में हो, यदि जो अब इनके संबंधों का अध्ययन करेंगे, किसका, संबंधों का अध्ययन करेंगे, इनके संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ में आया पारिस्थितिकी क्या होगा। पारिस्थितिकी होगा जब अपन जो पर्यावरण के जो घटक हैं, चाहे वो दृश्य घटक हो या अदृश्य, जैविक घटक हो या अजैविक घटक, इनके आपस में जो संबंध है, इनका जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। समझ आया पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है। देखो, पर्यावरण तो अपने जो चारों जो कुछ भी मौजूद है वो सब पर्यावरण है, और पारिस्थितिकी वो है जब अपन इनके संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा क्या हुई, पर्यावरण के विभिन्न घटक और इसमें रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखो, संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं। संबंध देखो दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो संबंध होंगे नियतिवाद आधारित। आपने यदि ज्योग्राफी की 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो पहला टॉपिक में आपने नियतिवाद और मानववाद दोनों पढ़ा होगा। नियतिवाद में क्या होता है कि पर्यावरण ही जो अपना नेचर होता है ये बड़ा होता है किससे, ह्यूमन से। यानी अब जो मनुष्य होता है वो ह्यूमन के अनुसार ही अपने आप को ढालता है, जो मनुष्य होता है वो नेचर के अनुसार अपने आप को ढालता है। जैसे कि ठंड पड़ रही है तो वो जाके गुफा में रहता था, गर्मी पड़ रही है, जल की उसकी आवश्यकता होती है तो नदियों के पास जाके रहता था। वहीं पर अब मानव जब पर्यावरण को मानव केंद्रित होकर देखते हैं, मानव केंद्रित पर्यावरण होती है, उसमें क्या होता है कि जब गर्मी लगती है तो मानव क्या करता है, एसी का निर्माण कर लिया। जब ठंड लगती है तो उसने हीटर का निर्माण कर लिया। ये कौन सा है, मानव केंद्रित होता है। तो संबंध दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो मनुष्य पर्यावरण के अनुसार ढले खुद को, या फिर पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने लग जाए। तो जो नियतिवाद वाला संबंध होता है उसको अपन पारिस्थितिकी के प्रकार में देखते हैं। जो नियतिवाद वाला होता है उसको गहन पारिस्थितिकी बोलते हैं, जिसमें पर्यावरण के अनुसार मानव अपने आप को डालता है। तो समझ आया गहन पारिस्थितिकी क्या होता है कि जो संबंध है मानव का या जो जैविक घटकों का जो संबंध है वो पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को डालता है, यानी ये नियतिवाद आधारित होता है, नियतिवाद आधारित होता है इसमें। और जो मानव केंद्रित संबंध होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सतही पारिस्थितिकी बोलते हैं, सतही पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है, ये मानव केंद्रित होता है जिसको अपन संभाववाद भी बोलते हैं, यानी मानव अपनी संभावनाओं के अनुसार इसका अपने अनुसार ढालने लग जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि गहन पारिस्थितिकी क्या है, सतही पारिस्थितिकी क्या अंतर है।
इसमें ह्यूमन किसको अपने अनुसार, ह्यूमन नेचर के अनुसार डालता है और एक में नेचर को अपने अनुसार डालने लग जाता है। अब बात करते हैं पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, देखो अपने बात तो कर ली कि आपस में जो संबंध होते हैं ना, संबंधों के अध्ययन को अपन पारिस्थितिकी बोलते हैं। लेकिन संबंध, कुछ जीव ऐसे होते हैं, सभी जीव ऐसे होते हैं जिनका अपना एक निश्चित पारितंत्र होता है, यानी कि वो अपने आसपास के कुछ ऐसे जीव या अपने आसपास के घटकों से ही अंतःक्रिया करेंगे। जैसे कि कोई पारितंत्र है, जैसे कि कोई जलीय पारितंत्र है, तो जल के जो जीव है ना, वहाँ पर पाए जाने वाली अजैविक घटक होंगे, उन्हीं के साथ अपनी अंतःक्रिया करेंगे, उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालने लग जाएंगे। उस क्षेत्र को अपन पारितंत्र बोलते हैं। समझ में आया पारितंत्र क्या होता है? यानी कि पारितंत्र में क्या होता है कि जो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक जो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक ये अन्योन्य आश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और ये आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं, इनमें अंतःक्रिया होती है, तो इसको अपन बोलते हैं पारितंत्र, यानी अन्योन्य आश्रित जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया, इसको बोलते हैं पारितंत्र। और ये जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं? मैंने बताया कि जैविक घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और वहीं अजैविक घटक क्या होते हैं? तापमान, आर्द्रता, मृदा और ऊर्जा, इनको अजैविक घटक बोलते हैं। अब पारितंत्र, अब देखो एक पारितंत्र ये है, ये हो गया ए पारितंत्र, ये पारितंत्र है बी, माना कि बी पारितंत्र ये जलीय पारितंत्र है और ए पारितंत्र स्थलीय पारितंत्र है। स्थलीय पारितंत्र है, जब जल और स्थलीय इनका बीच का भी तो एक क्षेत्र होगा ना, जहाँ पर स्थल भी मौजूद होगा और जल भी मौजूद होगा, मतलब ये पारितंत्र भी मौजूद होगा और ये पारितंत्र भी मौजूद होगा वहाँ पर। तो जो इनका जो संक्रमण वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर जलीय पारितंत्र मौजूद है, स्थलीय पारितंत्र मौजूद है, इसको बोलते हैं अपन इकोटोन। ये है इकोटोन। समझ में आया? दो पारितंत्रों के संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन में क्या होने की संभावना है? देखो अब ये दोनों में, इस इकोटोन में जो जलीय पारितंत्र है इसके जीव भी आएंगे, इसके जीव भी यहाँ पर आएंगे, और स्थलीय जीव में भी इसमें आएंगे। तो इसकी जो जैव विविधता होगी वो आसपास के जलीय से और स्थलीय से अधिक होगी ना, क्योंकि यहाँ पर इकोटोन में जलीय जीव भी आ रहे हैं और स्थलीय जीव भी आ रहे हैं, तो इसकी जैव विविधता दोनों से अधिक होगी। तो इसकी जैव विविधता अधिक होना ही कोई अपन एज इफेक्ट बोलते हैं या कोर प्रभाव बोलते हैं। तो समझ में आया? एज इफेक्ट क्या होता है या कोर प्रभाव क्या होता है? कोर प्रभाव होता है कि उत्पादक, जो यहाँ का जो उत्पादक होगा, ये जो उत्पादक होगा यहाँ का इकोटोन का, वो अपने आसपास के दोनों पारितंत्रों से, समीपवर्ती पारितंत्रों से यदि अधिक है, यहाँ पर उत्पादन यहाँ पर अधिक है, तो उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट या कोर प्रभाव। एक बात ध्यान रखना, देखो उत्पादकता तो अधिक होगी तो इसको बोल दिया एज इफेक्ट। अब यहाँ के जो जीव होंगे, जो इकोटोन के जो जीव होंगे, इस संक्रमण क्षेत्र के जो जीव होंगे, इनमें जलीय क्षेत्र के गुण भी पाए जाएंगे और स्थलीय क्षेत्र के गुण भी पाए जाएंगे या नहीं? क्योंकि जब ये जो जीव है स्थल के ऊपर भी कभी कभी आएगा और स्थल से जल वाला भी, जैसे मेंढक हुआ, मेंढक जलीय जीव था, वो स्थल वाले पारितंत्र में आया तो उसको पैर भी आ गए, तो वो चलना भी सीख गया, मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ, संरचना में परिवर्तन। जो जलीय, जो स्थल के जीव होंगे वो जब इकोटोन वाले क्षेत्र में आएंगे तो जलीय संक्रमण के कारण, जलीय पारितंत्र के कारण उनमें तैरने की क्षमता आ जाएगी, तो इनकी जो संरचना में परिवर्तन होता है इसको क्या बोलते हैं? संरचना में परिवर्तन होने को इकोक्लाइन बोलते हैं। इकोक्लाइन। अब देखो इकोक्लाइन, इसको याद करने का तरीका बताऊँ। देखो जब कोई भी जीव जलीय क्षेत्र में था तो उसका पूर्ण अपना जो भी अनुवांशिक गुण थे ना वो पूर्ण थे,
मतलब केवल जलीय गुण थे उसमें। लेकिन जब वो इकोटोन मतलब स्थल से आया तो यहाँ के स्थलीय जीवों के साथ भी उसका संक्रमण हुआ तो उसके गुणों में कमी आ गई, यानी उसका डिक्लाइन हुआ। यहाँ पर तो पूर्ण जलीय गुणों में था, लेकिन अब उसके स्थलीय गुण भी मौजूद हो गए तो डिक्लाइन हुआ यानी इकोक्लाइन, मतलब इकोटोन में आ गया तो इकोक्लाइन हो गया उसका। ये केवल याद करने का तरीका है, ध्यान रखना है ना। अब संरचना में परिवर्तन हुआ उसको तो अपन इकोक्लाइन बोले। कई बार इनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। स्वरूप में परिवर्तन होने का मतलब क्या हो गया, देखो स्वरूपात्मक परिवर्तन। तो स्वरूपात्मक परिवर्तन ये होता क्या है, देखो अपन कोई भी नए वातावरण में जाएंगे, वातावरण यदि अपने के लिए नया होगा तो उसके अनुसार अपने को जीवन जीने के लिए जो क्षमता विकास करनी पड़ेगी ना, जीवन जीने के लिए अपने को क्षमता का विकास करना पड़ेगा। क्योंकि अपन जैसे अब जलीय जीव था वो उस स्थल के ऊपर आ गया तो वहाँ के अनुसार उसको भी अपने आप में कुछ ढालना पड़ेगा। तो जो क्षमता का वातावरण का विकास होता है इसको अपन बोलते हैं इकोफीन। तो समझ में आया कि एज इफेक्ट क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है और इकोफीन क्या होता है। एज इफेक्ट जब अपने आसपास के दोनों संक्रमण क्षेत्र होते हैं उसमें अपने आसपास के पारितंत्रों से अधिक जैव विविधता उत्पादन पाया जाता है तो उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। जब इकोटोन में जो संरचना में परिवर्तन होता है उसको इकोक्लाइन बोलते हैं, यानी डिक्लाइन, इकोक्लाइन, ध्यान रखना। जो स्वरूपात्मक परिवर्तन क्या होता है, यानी वातावरण जो नए वातावरण में गए, अपने नए वातावरण के अनुसार अपने में जीवन जीने के लिए जो क्षमता का विकास किया है ना, उसको बोलते हैं इकोफीन। अच्छा, इको टाइप क्या होता है, इको टर्म बचा है इसमें, इको टाइप। देखो जो यहाँ पर जो स्थानीय आबादी थी ना, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र में जो संक्रमण क्षेत्र था उसमें जो स्थानीय आबादी थी इसमें भी तो परिवर्तन होगा ना। स्थानीय आबादी में जो आनुवंशिक परिवर्तन होगा, अपने जो जीन होंगे उनमें जब धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा आनुवंशिक रूप से, ये जो अनुकूलन होगा इसको बोलते हैं अपन इकोटाइप। यानी जो स्थानीय आबादी थी वो अब इकोटोन के अनुसार अपने आप में बदलाव आ रहा है, मतलब इको टाइप की होती जा रही है। यहाँ की जो स्थानीय आबादी थी वो इको टाइप की होती जा रही है तो इसको बोलेंगे इको टाइप। इकोफिन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट और इकोटोन, ये 5 टर्म है। यूपीएससी पीटी में हर 1-2 साल में कोई या तो ऑप्शन में या डायरेक्ट पर्सन में इनको पूछता ही रहता है, तो ध्यान रखना इन 5 टर्म के बारे में। अब बात करते हैं अपन पारितंत्र के प्रकार। जो भी अपन बात करके आए थे, पारितंत्र क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक जो अन्योन्य आश्रित हैं और आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं पारितंत्र। तो जलीय पारितंत्र हो सकता है या स्थलीय पारितंत्र हो सकता है। तो अपन बात करते हैं इनके प्रकार की। पारितंत्र के प्रकार देखो किस किस प्रकार के हो सकते। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि अपन थोड़ा आगे और कॉन्सेप्ट समझने में आसान रहे। पारितंत्र के बारे में थोड़ा आगे विस्तार से अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेंगे। देखो या तो स्थलीय पारितंत्र होगा, स्थलीय पारितंत्र में जैसे वन हुआ, मैदान हुआ या फिर मरुस्थल हुआ। और वहीं जलीय पारितंत्र या तो खारे जल का हुआ, खारा जल, या फिर मीठा जल हुआ, मीठा जल में या तो बहता हुआ जल हुआ या नदी वगैरह, या फिर रुका हुआ जल यानी ठहरा हुआ जल यानी झील वगैरह। तो पारितंत्र के प्रकार स्थलीय, जलीय पारितंत्र। या जो संक्रमण अभी जो बात करके आए थे, संक्रमण पारितंत्र जिसमें इकोटोन आ गया। और इकोटोन में जो आर्द्रभूमि होती हैं, आर्द्रभूमि जो ज्वार नदमुख होता है। अब नया एक और पारितंत्र आने लग गया है जिसके कृत्रिम पारितंत्र बोलते हैं, जो मानव द्वारा विकास हुआ है। जैसे उद्योग में भी तो जो जैविक और जैविक घटक होते हैं उनका अन्योन्य आश्रित होते हैं। कोई भी उद्योग होता है उसमें उसी से रिलेटेड आपस में आश्रित वाले ही तो घटक होते हैं कि हाँ ये इससे रिलेटेड इसमें काम आएगा। उद्योग हो गया जो कृत्रिम पारितंत्र है। या जो शहर में भी जीवन अपने आसपास के पारितंत्र से ही होता है, तो अपने आसपास के घटकों से निर्धारित होता है।
कृषि का क्षेत्र हुआ, ये भी एक तरह से पारितंत्र है। बागान हुआ या बगीचा हुआ। तो पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, संक्रमण पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। स्थलीय में वन, मैदान, मरुस्थल वगैरह। अब बात करते हैं अपन इनकी पारितंत्रों में जो जैविक क्षमता होती है, कोई भी जैविक क्षमता और वहन क्षमता, दो क्षमताएं होती हैं किसी भी चीज़ की। दोनों देखो, जैविक क्षमता, जैविक क्षमता या फिर वहन क्षमता। देखो इनके नाम से डिफाइंड हो रहा है। वहन यानी मतलब बनाए रखने की, वहन मतलब कितना वहन कर सकती है। जैविक यानी मतलब आगे जीव को वृद्धि करने में या आबादी की वृद्धि। जैविक तो वही हुआ ना। तो जैविक क्षमता क्या होता है? आबादी की वृद्धि करने की, कि कोई जीव है अपनी आबादी में कितने वृद्धि कर सकता है, वृद्धि करने की अधिकतम दर, ये क्या होती है? जैविक क्षमता। और वहन क्षमता क्या होती है? वहन क्षमता कोई भी क्षेत्र है गया, इस क्षेत्र की कितनी क्षमता है कि ये अधिकतम वस्तुओं को बना के रख सकती है, वस्तुओं को बना कर रख सकती है। समझ में आया कि जैविक क्षमता क्या होती है? जैविक क्षमता में यानी अपनी आबादी में वृद्धि करने की अधिकतम दर कितनी हो सकती है। और व्यष्टि की वहन क्षमता क्या होती है कि अपनी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हुआ, वो अपने क्षेत्र में उसके संसाधन, अपने पास इतने कितने संसाधन मौजूद हैं कि वो अधिक से अधिकतम जनसंख्या को बना के रख सकता है, उसको बोलते हैं वहन क्षमता। अब बात करते हैं, देखो पोषण स्तर की बात करते हैं। पोषण स्तर क्या होता है? पोषण स्तर, देखो सबसे पहले भोजन कौन बनाता है? उत्पादक बनाता है। उत्पादक यानी जो सूरज के सीधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। पोषण स्तर की बात करते हैं। पोषण स्तर क्या है कि जैसे उत्पादक हुआ, पहले तो उत्पादक हुआ, उत्पादक जो सीधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएगा। उसके बाद उपभोक्ता आएगा, मतलब जो उत्पादक को खाएगा, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी ये कौन होगा? शाकाहारी होगा। और इसके ऊपर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता। फिर इनको भी ऊपर खाने वाला कोई मिल जाता है। तो कम से कम मिनिमम कितना चरण होगा? मतलब पहले एक तो भोजन बनाएगा जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने वाले को शाकाहारी जीव खाएगा। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। मतलब मिनिमम 3 चरण तो बनते हैं ना। तो भोजन प्राप्ति का जो स्तर होता है, भोजन प्राप्ति का स्तर, इसको बोलते हैं पोषण स्तर। और ये मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 6 के समथिंग माना जाता है। और देखो इसकी अब ऊर्जा का, यहाँ पर एक ऊर्जा का रूल भी होता है। ऊर्जा का रूल क्या होगा? यदि इसने उत्पादक ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त कराया, उसमें यदि 1000% ऊर्जा है या 1000 इकाई ऊर्जा है, 1000 इकाई ऊर्जा है, तो जब ये प्राथमिक उपभोक्ता इसको खाएगा तो इसमें केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। यानी इसको केवल 100 इकाई ऊर्जा ही मिलेगी। बाकी जो 900 इकाई ऊर्जा होगी, 900 इकाई ऊर्जा इसको ये उत्पादक अपना विकास करने में खर्च कर देगा, विकास करने में खर्च कर देगा। 100 इकाई प्राथमिक उपभोक्ता के पास प्राप्त हुई, 100 इकाई में से 90 का विकास अपने जीवन को में कर देगा और 10 का ऊपर जब इसको कोई खाएगा द्वितीय उपभोक्ता, उसमें स्थानांतरित हो जाएगी। तो कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी? इसमें होगी 10 इकाई। 10 इकाई में से 9 का अपना विकास में करेगा और आगे जो ट्रांसफर करेगा 1 इकाई। तो ध्यान रखना, जो ऊर्जा का एक पोषण स्तर से, ऊर्जा का रूल क्या है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ये कितना होता है? ये होता है 10%। इसको क्या बोलते हैं? इसको 10% ऊर्जा का नियम, या फिर इसको लिंडमैन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको लिंडमैन मोदी ने ही दिया था। लिंडमैन रूल बोलते हैं।
और इसका सूत्र क्या होगा? देखो इसका सूत्र क्या है, जैसे पोषण स्तर में जैसे जैसे वृद्धि होगी यानी ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की जो मात्रा है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी पोषण स्तर के, यानी पोषण स्तर में वृद्धि हुई तो ऊर्जा की मात्रा में कमी हो रही है। अभी समझे थे अपन ने कि जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती गई ऊर्जा की मात्रा में कमी होती गई है। तो 10% का नियम समझ में आया। अब आहार श्रृंखला, अपने पोषण स्तर समझ लिए, अब इसी पोषण स्तर से बनता है आहार श्रृंखला, और आहार श्रृंखला मिलके आहार जाल का निर्माण करती है। तो बात करते हैं आहार श्रृंखला की। आहार श्रृंखला, देखो ये आहार श्रृंखला, देखो मान लो कोई सूरज से रोशनी प्राप्त करके जो प्राथमिक उत्पादक है उसने घास का निर्माण किया, ये हो गई घास। घास को खाया टिड्डा, टिड्डे को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप। ये क्या है? रेखीय जो इस तरह चल रहा है आहार श्रृंखला, रेखीय हो रहा है ना, कि केवल एक आहार श्रृंखला की बात कर रहे हैं, रेखीय। ये है आहार श्रृंखला, मतलब कौन किसको खा रहा है, पोषण स्तर कौन सा किसको कहाँ से पोषण प्राप्त कर रहा है, उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला, यानी कौन सा जीव किस जीव को खाता है। लेकिन क्या घास को केवल टिड्डा ही खाता है? घास को बकरी भी तो खा सकती है ना, इस घास को बकरी भी खा सकती है, बकरी को कुत्ता खा सकता है, इसको भेड़िया खा सकता है, भेड़िए को सांप, भेड़िए को बाघ खा सकता है, इसको गाय खा सकती है, गाय को भेड़िया खा सकता है। तो ये जो श्रृंखला बन रही है ना, मेंढक को सांप खा सकता है, मेंढक को कोई दूसरा जीव भी तो खा सकता है ना, बाज खा गया, सांप को बाज खा गया, तो ये एक जाल बन जाता है। गाय को यहाँ पर गाय खा गया, गाय को फिर भेड़िया खा गया, या गाय को सीधा बाघ खा गया, तो ये एक जाल बन रहा है ना, मतलब कोई किसी को भी खा सकता है। पूरा एक तो रेखीय होता है, केवल एक श्रृंखला की बात करते हैं वो तो आहार श्रृंखला हो जाती है। जब अपन पूरे पारितंत्र के में कौन किसको खाते हैं उन सभी के रेखीय जालों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आहार जाल, आहार जाल। मतलब पारितंत्र के सभी आहार श्रृंखला, जो पारितंत्र है उसकी सभी आहार श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, आहार श्रृंखला शामिल होती है। तो अपन ने बात कर लिया आहार श्रृंखला और आहार जाल की भी। अब एक पारिस्थितिक पिरामिड देख लेते हैं। वैसे है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक पारिस्थितिक पिरामिड, लेकिन अपन इसको पीटी के अकॉर्डिंग देखते हैं ताकि अपन इम्पोर्टेंट जो पीटी में पहुँच सकते हैं उसकी बातें कर लें। पारिस्थितिकी पिरामिड पीटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना। देखो पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड होता है, एक तो किसका पिरामिड होता है? ऊर्जा का पिरामिड। यूपीएससी पीटी से ऑप्शन में प्रश्न आते हैं, पीटी कोई भी प्रश्न आ गया उसमें ऑप्शन में प्रश्न आते हैं इससे। संख्या पिरामिड हुई, संख्या पिरामिड, या फिर जैव भार पिरामिड। अब होता क्या है, देखो ऊर्जा पिरामिड अभी जो बात करके आए थे अपन ने 1/10 का नियम या 10% वाला नियम बात करके आए थे जो ऊर्जा। तो उसमें क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक होता है उससे जो प्राथमिक उपभोक्ता के पास फिर द्वितीय उपभोक्ता के पास जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो ऊपर जाने पर कम होती जाती है। तो ये पिरामिड किस तरह से बनता है? यहाँ पर थी 1000 इकाई, दूसरे स्तर पर पहुँच गई वो 100 इकाई में, तीसरे स्तर पर वो पहुँच गई 10 इकाई में, और ऊपर वाले स्तर पर पहुँच गई वो 1 इकाई में। तो ये रेखीय है ना, और ये सीधा है। तो ध्यान रखना जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, और जो संख्या पिरामिड होता है वो सीधा या उल्टा बन सकता है। या तो ये सीधा बन सकता है या फिर उल्टा भी बन सकता है। सीधा और उल्टा कैसे? देखो सीधा यानी नीचे सबसे ज़्यादा संख्या होगी और ऊपर धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो जल है, जल का जो क्षेत्र है, जल का क्षेत्र ज़्यादा है, उसके ऊपर जैसे उसके ऊपर जाएंगे
तो जो उसके में जो जीव रहने वाले जीव हैं जो सीधे जल पर आश्रित हैं उनकी संख्या उससे कम है। फिर जो बड़ी मछली आ गई, छोटी मछली आ गई, धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी होती जाती है। तो ये हो गया सीधा पिरामिड। वहीं अपन पेड़ की बात करें तो एक पेड़ उस पर घोंसले बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन पर निर्भरता ऊपर जाने पर बढ़ती रहती है, तो वो उल्टा पिरामिड बन जाता है। जल का सीधा पिरामिड बन जाता है और ये पेड़ों वाला उल्टा पिरामिड बन गया। तो संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है। उसी तरह से जैसे संख्या यानी जैवभार भी उसी तरह से निर्धारित होता है, तो जैवभार वाला भी सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। तो अपना जो भी ये आज टॉपिक क्लियर किए हैं वो पीटी के अकॉर्डिंग इन सभी में से कोई भी एक पर्सन पहुंचना आ सकता है। जैसे पहुंच सकता है वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अंतर पूछ सकता है। शायद आपको याद हो तो 2023 में PYQ में एक पर्सन है जिसमें पारितंत्र की परिभाषा के बारे में पूछ रखा है। तो पारितंत्र अपने क्लियर कर लिया। इकोटोन क्या होता है अपनी बात कर ली। इकोक्लाइन, इकोफिन और इकोटाइप क्या क्या होता है अपनी इनकी बात कर ली। पारितंत्र कौन कौन से होते हैं, स्थलीय पारितंत्र कौन सा होता है, जलीय पारितंत्र कौन सा होता है, संक्रमण पारितंत्र कौन सा होता है, कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, अपन इसकी बात कर ली। जैविक क्षमता क्या होती है, वहन क्षमता क्या होती है, अपन इन दोनों का अंतर समझ लिया। पोषण स्तर क्या होता है और जो आहार श्रृंखला और आहार हजार होता है वो क्या होता है, अपन इनकी बात कर ली। और पारिस्थितिक पिरामिड कौन सा होता है, कौन सा सीधा बनता है और कौन सा उल्टा बनता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है, ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा सीधा बनता है और संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। जैवभार भी सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। बस ये ध्यान रखना और ये 10% वाला नियम ध्यान रखना। ओके ठीक है, अपन कल बात करेंगे पारिस्थितिक उत्पादकता, पारिस्थितिक उत्पादकता इनका कौन सा क्रम रहता है, उत्पादकता घटता क्रम, उत्पादन का घटता क्रम, इन सभी की बात करेंगे। और उसके बाद अपन बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पीटी में प्रश्न पूछा गया है। जैसे कौन सा फास्फोरस या सल्फर में से किसी का पूछा था कि इसमें अवसादी कौन सा है, अवसादी कौन सा है, तो इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके ठीक है, बाय बाय।